किए हैं, और बहुत सारे हैं, जैसे काजी नजरुल इस्लाम, धूमकेतु और महात्मा गांधी, मणिपुरी साहित्य का इतिहास, त्रिपुरा का कोकबोरा साहित्य का इतिहास, नेपाली साहित्य का इतिहास, असमिया कवि नीलिम कुमार की कविताएं, असमिया समकालीन कहानियां, कोकबरा कोरबा कवि चंद्रकांत मुरा की कविताएं, और आपके जो अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिस पर आप शोध का कार्य कर रही है, नजरुल इस्लाम और सुब्रमण्यम भारती के काव्य में शक्ति रूप, इस पर आपका काम अभी चल रहा है। आपने कई ग्रंथों का प्रकाशन करवाया है, इस पर काम किया है। आधुनिक हिंदी स्वच्छंदतावादी कविता में सार्वभौमिकता, निराला और नजरुल, रविंद्र खानदान के मुस्लिम वारिस, ये बहुत अनोखा इसका जो शीर्षक है, इसे अनोखा लग रहा है, जरूर इसमें बहुत अच्छा काम हुआ होगा। और एक काम है, ग्रंथ है डेरोजियो नजरुल निराला, तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय साहित्य कुछ परिदृश्य, और लगभग 13 से भी अधिक ग्रंथों के आपने संपादन का काम किया है, 8 जर्नल का संपादन का काम किया है, 5 ग्रंथों का अनुवाद किया है जो बंगाली साहित्य से हिंदी में। तो अनुवाद के काम के साथ साथ आपने तुलनात्मक साहित्य पर जो काम किया है वो हिंदी साहित्य पूर्व देन। आपका काम आपके वक्तव्य से हमें सुनने को मिलेगा, आपके ज्ञान से हमें इस चर्चा में हमारे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में उनको भी कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ ज्ञान वृद्धि होगी और वो सवाल भी करेंगे। और मैं इस संक्षिप्त परिचय के बाद अब प्रोफेसर तनुजा मजुमदार जी का फिर से स्वागत करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना वक्तव्य। तनुजा, धन्यवाद स्नेहलता जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही है। अच्छा, क्योंकि मैं अभी कलकत्ता से बाहर हूँ तो कुछ नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, अच्छा, तो सर्वप्रथम मैं रमा देवी महिला विश्वविद्यालय के उपकुलपति कुलपति के प्रति आभार प्रदर्शन करती हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया। मैं मधुस्मिता मैडम के प्रति आभार प्रदर्शन करती हूँ कि आप कल से मेरे साथ सहयोग कर रही हैं, मुझे काफी मदद भी दे रही हैं और यह अवसर आप लोगों ने मुझे दिया। और स्नेहलता जी तो मेरी छोटी बहन है, मैं क्या कहूँ, उनका इतना प्यार और इतनी बहुत कुछ मुझे उनसे मिला। और उड़ीसा की तो बात ही क्या कहूँ, ओडिया साहित्य वो भारत के सिंधु साहित्य में से एक है। ओडिया साहित्य ने भारत को महान विभूतियां दी है। तो उड़िया भाषा और उड़िया साहित्य से जब भी मुझे जुड़ने का मौका मिलता है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बात से बहुत खुशी हुई कि इस सेंटर का नाम सुनकर, ट्रांसमिशन एंड लाइफ राइटिंग, ऐसे जहाँ भी हम लोग तो भारत के तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में कई सेंटर हैं, तो ट्रांसलेशन स्टडी सेंटर नाम अधिकांश जगह पर होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन एंड लाइफ राइटिंग ये एक अनोखा लगा मुझे बहुत। और मुझे लगा ये काफी चैलेंजिंग है, इसमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ राइटिंग एक ऐसी विधा है जो खुद ही बहुत चैलेंजिंग है। अभी मैं लुई फिशर की कृति पर जब बात करूंगी उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी की भी जीवनी लिखना आसान काम नहीं होता है, उनकी जीवनी में प्रवेश करना पड़ता है,
कई तथ्यों को का जुगाड़ करना पड़ता है, फिर उनमें एक समन्वय स्थापित करके उसे रोचक बना करके प्रस्तुत करना पड़ता है। तो जीवनी लेखन आसान विषय नहीं है, और उसका ट्रांसलेशन वो भी आसान विषय नहीं। अनुवाद कार्य कभी भी आसान नहीं होता है। अनुवाद एक सृजनात्मक कला है। तो ये मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अधिकांश इसमें ट्रांसलेशन स्टडी सेंटर मैंने देखा है, तो निश्चित रूप से यह सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आप जैसी विभूतियां उससे जुड़ी हुई हैं तो और भी बहुत अच्छा काम होगा। अभी मैं ज्यादा समय अपने विद्यार्थियों का नष्ट नहीं करूंगी, मैं मूल विषय पर आती हूँ। आज के इस वक्तव्य के लिए मैंने लुईस फिशर की पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का हिंदी अनुवाद चुना है। महात्मा गांधी की जीवनी की कमी नहीं है, बहुत सारी जीवनियां हैं। संस्कृत में तो 5 खंडों का एक विशाल महाकाव्य ही रचा गया महात्मा गांधी जी के जीवन पर। यहाँ तक कि उर्दू साहित्य में गांधी नामा, जो 500 पृष्ठों की एक किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी है। उसी तरह बांग्ला साहित्य, उड़िया साहित्य, फिर पंजाबी साहित्य, हर साहित्य में, हर भाषा में हमें महात्मा गांधी की जीवनी मिलती है, और विशाल काय रूप में, काफी विस्तार के साथ। लेकिन लुई फिशर की ये जीवनी बहुत विस्तृत नहीं है, केवल 224 पेजों की यह 224 पृष्ठों की यह जीवनी है। बहुत बड़ी भी नहीं है और एकदम छोटी भी नहीं है। और गांधी जी के जीवन पर एक नई दृष्टि से इस पर विचार किया गया है। विचार नहीं कहूंगी, आलोकपात किया गया है। और गांधी जी पर जितनी जीवनी लिखी गई है उनमें यह अन्यतम है। सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। पूरे विश्व में इस जीवनी ने हलचल मचा दी है। यहाँ तक कि एटन ब्यूरो ने गांधी पर जब फिल्म बनाई थी तो इसी जीवनी को पढ़कर वे अनुप्राणित हुए थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं इस जीवनी को पढ़कर मैं अनुप्राणित हुआ था। लुईस फिशर अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, और ये 2 बार भारत में भी आए थे। सबसे पहले ये जून 1942 में आए थे सेवाग्राम में। गांधी जी के साथ उन्होंने 1 सप्ताह व्यतीत किया था, और फिर वो 25 जून 1946 में आए थे दिल्ली में, और गांधी जी से वो मिले थे। और गांधी जी की मृत्यु के बाद 1950 में यह जीवनी प्रकाशित हुई। और जिस अनुवाद पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ, हिंदी अनुवाद पर, इस द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के, जिसका नाम उन्होंने है गांधी की कहानी। यह 15 अगस्त 1954, 15 अगस्त 1954 में प्रकाशित हुई थी सत्ता पुस्तक मंडल की ओर से। गांधी जी पर अब तक जितनी भी जीवनियां प्रकाशित हुई है, मेरी दृष्टि से ये छोटी सी पुस्तिका सर्वश्रेष्ठ है। मैं अपने विचार कह रही हूँ, मैं अन्यों के विचारों के बारे में उतनी परिचित नहीं हूँ, अवगत भी नहीं हूँ, क्योंकि ये केवल एक जीवनी नहीं है, ये मानवता के इतिहास में मानवता को सुदृढ़ रूप से नहीं का मानवता की इस पुजारी को एक बहुत ही संतुलित दृष्टि से देख रहा है और उनके जीवन को आंक रहा है। कहा जाता है कि इस जीवनी ने महात्मा गांधी के विषय में अनेक भ्रांतियों को दूर किया। अनेक विवादों का उत्तर इस पुस्तक में मिलता है। इसे लिखने के लिए जिन सामग्रियों का लुई फिशर ने चयन किया है,
उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है विश्व के बड़े बड़े राजनेताओं ने गांधी जी के बारे में क्या लिखा। गांधी जी जिन जिन के संपर्क में आए, विदेशियों के संपर्क में खास तौर पर, उन्होंने गांधी जी को किस रूप में देखा और किस रूप में समझा। विश्व की अनेक देशों के पत्रकारों ने गांधी जी को उनके लाइफ टाइम में किस तरह से कवर किया। बड़े बड़े साहित्यकार, विश्व के बड़े बड़े नामी साहित्यकारों ने गांधी जी के बारे में क्या कहा, वैज्ञानिकों ने क्या कहा, यहाँ तक कि यूएनओ के जितने सदस्य हैं वो गांधी जी को किस दृष्टि से देखते हैं, इन सब का अध्ययन लुई फिशर ने किया था। और लुई फिशर गांधी जी के समकालीन थे। उनकी तीखी नजर, पैनी नजर गांधी जी पर थी। अमेरिका में बैठकर ही वो गांधी जी की हर कार्यवाही का, हर उनके कदम का अध्ययन करते थे। और इसीलिए एक सप्ताह गांधी जी के साथ बिताने के लिए वो 26 जून वो जून 1942 में सेवाग्राम में आए थे। तो ये सारी सामग्रियां इस पुस्तक के निर्माण की पटभूमि या पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये जीवनी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। फिशर कहते हैं गांधी का जीवन सारी मानवता का के लिए है और गांधी जी समस्त मानवता के प्रति समर्पित थे। वो केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पित नहीं थे। और लुई फिशर इस जीवनी में यह भी स्पष्ट करते हैं कि गांधी जी एक और जहां भगवत गीता और भारतीय जैन परंपरा, भारतीय अध्यात्म परंपरा से जुड़े थे, वहीं पर गांधी जी किस तरह से टॉल्स्टॉय, रस्किन और अन्य विशिष्ट पाश्चात्य चिंतकों एवं लेखकों से किस तरह से जुड़े हुए थे, वहां से वो अपने प्रेरणा स्रोत ग्रहण कर रहे थे। तो गांधी जी का निर्माण केवल भारतीय पटभूमि में नहीं, गांधी जी के निर्माण में पूरा विश्व का सहयोग है। और इसीलिए गांधी जी की जो दृष्टि है वो सीमित या संकुचित नहीं है, केवल भारत तक सीमित नहीं है, संपूर्ण मानवता तक वो विस्तृत है। पूरा विश्व उनके हृदय में समाया हुआ था, जहां भी वंचित है, उपेक्षित है, वो सब उनके हृदय में समाये हुए थे। तो इस तरह से गांधी जी को उन्होंने मानवता के प्रति समर्पित एक केवल व्यक्ति नहीं, एक मानवता के पुजारी के रूप में नहीं, वो कहते हैं कि सदियों में इस तरह का व्यक्तित्व उभरता है और ईसा मसीह के उत्तराधिकारी के रूप में लुई फिशर गांधी जी को प्रस्तुत करते हैं। ईसा मसीह का गहन अध्ययन गांधी जी ने किया था। लुई फिशर इस पर भी आलोकपात करते हैं और बताते हैं कि जब गांधी जी ने बाइबल को पढ़ा तो वो उन्हें रोचक प्रतीत नहीं हुई। जब ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ना शुरू किया तो गांधी जी बहुत जल्दी उठ गए। लेकिन जब न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के जीवन का एक प्रसंग, जिसको गिरी पर प्रवचन कहते हैं, पहाड़ के ऊपर से, पहाड़ की शिखर उच्च श्रृंग पर बैठ करके ईसा ने जो प्रवचन दिया था, गांधी जी उसके बारे में लिखते हैं कि ईसा मसीह का गिरी प्रवचन तो मेरे हृदय में घुस गया और मेरे हृदय में समा गया। और टॉल्स्टॉय, बाद में ये लुई फिशर ने बताया भी है कि टॉल्स्टॉय और गांधी जी के बीच जब पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है, गांधी जी को टॉल्स्टॉय से मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ था और टॉल्स्टॉय भी गांधी जी से मिले नहीं थे। लेकिन टॉल्स्टॉय ने जे डोक की एक पुस्तक बायोग्राफी ऑफ गांधी पढ़ा था और इसके बाद जब गांधी जी के पत्र टॉल्स्टॉय को मिलते हैं, तब टॉल्स्टॉय और गांधी जी में पत्रों के माध्यम से वार्तालाप आरंभ होता है। और उसमें साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे थे और निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में टॉल्स्टॉय से मत ले रहे थे, तब टॉल्स्टॉय लिखते हैं, जिसका उल्लेख लुई फिशर ने अपनी पुस्तक में किया है, मैं कोट कर रही हूँ,
निष्क्रिय प्रतिरोध केवल भारत के लिए नहीं बल्कि सब सारी मानवता के लिए सर्वाधिक महत्व का प्रश्न है। आगे वो लिखते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध उस प्रेम की शिक्षा के सिवा और कुछ नहीं है जो झूठी व्याख्या से कलुषित हुआ है। इसी संदर्भ में टॉल्स्टॉय ये भी लिखते हैं, किस प्रेम की वो चर्चा कर रहे हैं, वो ईसा के प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। हम ईसा मसीह को जितना जानते हैं, ईसा मसीह प्रेम और करुणा की मूर्ति थे। अपने विरोधी के प्रति भी उनके मन में प्रेम थी। सूली पर चढ़ने के पहले वो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो कर रहे हैं ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दो। ये जो ईसा मसीह के भीतर का जो एक पवित्र प्रेम था, करुणा की जो धारा थी, उसी की चर्चा टॉल्स्टॉय करते हैं और कहते हैं कि निष्क्रिय प्रेम उसी प्रेम की शिक्षा है। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, निष्क्रिय प्रतिरोध उस प्रेम की शिक्षा के सिवा और कुछ नहीं है। ईसा मसीह ने प्रेम और करुणा की शिक्षा दी थी और इसी प्रेम की शिक्षा की हमने झूठी व्याख्या की है। झूठी व्याख्या करने के कारण ये कलुषित हो गया है। इसलिए टॉल्स्टॉय गांधी जी को लिखते हैं कि आपने निष्क्रिय प्रतिरोध को अपना हथियार बनाकर सत्याग्रह का जो आंदोलन छेड़ा है, वो आंदोलन केवल भारत के लिए नहीं, सारी मानवता के महत्व के लिए है। इसीलिए हम देखते हैं कि गांधी जी कैसे गांधी बने, कैसे वो बापू बने, इस पर ज्यादा प्रकाश लुई फिशर ने किया है। दूसरी विशेषता इस ग्रंथ की है कि हम इसे केवल एक लाइफ राइटिंग नहीं कह सकते, केवल एक जीवनी नहीं कह सकते हैं। ये मानो एक उपन्यास है। जिस तरह से उपन्यास को पढ़ने का एक आनंद मिलता है हमें, उसी तरह इस जीवनी को पढ़ने से एक आनंद मिलता है, क्योंकि यह जीवनी जिस तरह से लिखी गई है अब तक, उस परंपरा का पालन लुई फिशर ने नहीं किया है। उन्होंने सारी सामग्रियां उन्होंने नाना जगहों से एकत्रित की है, जिसमें वो स्वयं भी उपस्थित है, और इन सारी सामग्रियों को एक उपन्यास की तरह वो सामने पिरोते जाते हैं, रखते जाते हैं, और उसमें से केवल उसी प्रसंग को ले रहे हैं जो मानवता के लिए उपयोगी है। क्योंकि गांधी जी का जो जीवन है वो महाकाव्य का विषय है। गांधी जी पर अगर लिखने बैठे जिस व्यक्ति ने हजारों पेजों का साहित्य हमें दिया है, 50,000 पेजों का साहित्य गांधी जी ने हमें दिया है, उसके जीवन पर अगर लिखने बैठे तो वही जो मैंने कहा, संस्कृत में कई खंडों में उनकी जीवनी प्रकाशित हुई है, और उर्दू में गांधी नामा 500 पृष्ठों का है। तो वहां पर 224 पेज की एक पुस्तक में अगर समग्र जीवन के समग्र प्रसंगों को ले लिया जाए तो वो असंभव है। तो लुई फिशर ने चयन किया है, किन प्रसंगों का चयन किया है जो मानवता के लिए उपयोगी है। तो इसका उन्होंने और उन्हीं को उन्होंने एक उपन्यास की तरह प्रस्तुत किया है। तो ये लाइफ राइटिंग का जो की एक परंपरा है, उसमें एक माइलस्टोन है ये लाइफ राइटिंग। एक नई विधा, एक नई शैली को जिसको हम कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया है लुई फिशर ने, और वो शायद इसलिए किया है क्योंकि वो पत्रकार थे। जब लेखक एक पत्रकार बन जाता है या पत्रकार एक लेखक बन जाता है, तब दोनों में तब उसकी रचना में दोनों विधाएं समाविष्ट हो जाती है, और यही विशेषता लुई फिशर के इस जीवनी में है। और इसी कारण हम देखते हैं आमतौर पर जो जीवनियां लिखी जाती है वो थर्ड पर्सन में लिखी जाती है, जहाँ जीवनीकार अलग है और जीवनी अलग है, दोनों पृथक है। जीवनीकार एक व्यक्ति के जीवन को देख रहा है और तृतीय पुरुष में वो लिख रहा है। इस जीवनी में खुद जीवनीकार भी प्रविष्ट है, वो थर्ड पर्सन में भी लिख रहा है और फर्स्ट पर्सन में भी आ जा रहा है। ये एक अनोखा प्रयोग है इस जीवनी में।
दूसरी बात है, जब वो अपनी बातों को ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि को बहुत ही साफ कर दिया है, वो मानवता के पक्ष में जो जो प्रसंग है उन्हीं प्रसंगों को ले रहे हैं, और जिस दृष्टि से उन प्रसंगों को वो देख रहे हैं उसके समर्थन के लिए इस जीवनी में उन्होंने अनेक यूरोपियन विद्वानों को कोट किया है, उनकी उद्धृतियां दी है, राजनेताओं की उद्धृतियां दी है। और हम और एक इंटरेस्टिंग चीज, एक इंटरेस्टिंग बात हम ये देखते हैं कि इस जीवनी का आरंभ कैसे हो रहा है। जैसे आमतौर पर जीवनी का आरंभ होता है वंश परिचय, स्थान का परिचय, कालखंड का परिचय, युग का परिचय, परिवार का परिचय, और फिर बात आगे बढ़ती जाती है। लेकिन लुई फिशर ने इस जीवनी का आरंभ ही 30 जनवरी 1948 से किया, यानी जिस दिवस गांधी जी की मृत्यु हुई। मैं मृत्यु नहीं कहूंगी, गांधी जी की शहादत हुई, वो शहीद हुए जिस दिवस में। और उस दिवस की सुबह से लेकर के गोडसे के द्वारा गोली चलाने की घटना और गांधी जी की चिता के जलने की घटना और उनके भस्म को नदियों में प्रवाहित होने की घटना, यानी सुबह 4 बजे वो उठे और उनकी जो अस्थियां है या उनकी चिता से जो भस्म निकाला गया था उसको प्रवाहित करने की घटना तक का पूरा ब्यौरा पहले चैप्टर में है। यानी मृत्यु से जीवनी का आरंभ हो रहा है, और इस जीवनी का अंत भी उसी तरह से उन्होंने मृत्यु के दिवस में ही किया। मृत्यु का जिस दिन गांधी जी की शहादत हो रही है वहां उन्होंने गोडसे का परिचय नहीं दिया, उन्होंने एक अनजाना युवक इस शब्द का प्रयोग किया है और पूरी घटना का विवरण दिया है। लेकिन जीवनी के अंत में वो फिर से बैक करते हैं उसी घटना पर, और उसी घटना पर अब वो गोडसे का परिचय देते हैं, और गोडसे ने ये काम क्यों किया यह भी बता देते हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि यहाँ जीवनीकार बहुत निरपेक्ष है, बहुत तटस्थ है। गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की, इस विषय पर अधिकांश जीवनीकार खामोश रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। लुई फिशर एक पत्रकार है, सच्चाई का उद्घाटन कर रहे हैं जब वो बता रहे हैं जीवनी का आरंभ गांधी जी की शहादत की घटना से। उस चैप्टर को पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति होगा जिसकी आंखों में ऐसा आंसू नहीं आए। वो पहला चैप्टर इतना मार्मिक है कि जब हम उसे पढ़ते हैं अनायास ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने मार्मिक रूप से उन्होंने उस गांधी जी को पहले चैप्टर में प्रस्तुत किया। उसके बाद वो चली जाती है गांधी जी का जीवन, जैसे ही चिता के भस्म को प्रवाहित कर दिया गया, वो दूसरे अध्याय में जब आते हैं तब उसका नाम उन्होंने रखा है गांधी की जीवन झांकी। पहले अध्याय का उन्होंने नाम रखा है प्रार्थना से पहले मृत्यु। गांधी जी बिरला भवन में प्रार्थना के लिए जा रहे थे और प्रार्थना से पहले उनकी मृत्यु हुई। उसका ब्यौरा देने के बाद वो फिर प्रवेश करते हैं गांधी जी की जीवन झांकी में, और पूरी पुस्तक को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है अंत और प्रारंभ, दूसरा भाग है गांधी जी भारत में, और तीसरा भाग है 2 राष्ट्रों का उदय। 2 राष्ट्र यानी पाकिस्तान और भारत। और इसी तीसरे भाग के अंतिम अध्याय में वो पुनः गांधी जी के मृत्यु दिवस का विवरण दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अब वो गोडसे का भी परिचय दे रहे हैं, गोडसे की मानसिक अवस्था का भी परिचय
दे रहे हैं। तो जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं, प्रार्थना से पहले मृत्यु, और हमारी आंखें नम हो जाती है, हृदय द्रवित हो जाते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद गांधी जी के जीवन झांकी में जैसे जैसे रचनाकार जीवनीकार प्रवेश करता है, और जैसे जैसे वो हमें बताता जा रहा है कि गांधी जी ऐसे क्यों बने, किस तरह से बने, गांधी जी के सिद्धांत क्या थे, गांधी जी किस रास्ते पर चल रहे थे, उनसे क्या क्या काम उन्होंने किया। हम गांधी जी के साथ जुड़ते 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 फिर भारतीय राजनीति में प्रवेश। राजनीति ने गांधी जी को जिस तरह से मोहरा बनाया, भारतीय राजनीति ने गांधी जी का जिस तरह से गलत उपयोग किया, उन सब से वो हमारा परिचय करवाते जा रहे हैं। और ये वो गांधी है जो कह रहे हैं कि मैं 125 वर्ष तक जीना चाहता हूं, जिन्होंने 125 वर्ष की कार्यावधि को भी तय कर लिया। अगर वो 125 वर्ष तक जीवित रहेंगे तो वो क्या क्या काम करेंगे। और 78 वर्ष की आयु में आकर गांधी जी कहते हैं मैं अब जीना नहीं चाहता। भारतीय राजनीति का जो स्वरूप उनके सामने उद्घाटित हुआ आजादी के बाद, भारत विभाजन और उसकी त्रासदी और उसके बाद की जो परिस्थितियां, भ्रष्टाचार, उनको देखकर गांधी जी कहते हैं मैं अभी जीवित रहना नहीं चाहता, मैं 125 वर्ष तक जीवित रहना नहीं चाहता। ये सारी घटनाओं से पाठकों को रूबरू कराते कराते जीवनीकार अंत में हमें फिर से लेकर जाता है उनकी मृत्यु दिवस तक, और एक प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर छोड़ कर जाता है कि सदियों में कई हजार हजार वर्षों का जो इतिहास है, उसमें एक ऐसा व्यक्ति सामने आया था, उसने हमें ये शिक्षा दी थी, क्या उस शिक्षा की हमें जरूरत है या नहीं। इस दृष्टि से मैं इस पुस्तक की भूमिका बहुत संक्षिप्त भूमिका है। लुई फिशर अपने सदी के सबसे बड़े पुरोधा के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, विशालकाय जीवन, महाकाव्योचित जीवन, लेकिन भूमिका केवल 5 पंक्तियों की। कहा जाता है जब हमारे भीतर बहुत कुछ होता है तो हम उसे कहने की स्थिति में नहीं होते हैं, तब संक्षेप में ही हमें 2-3 वाक्यों में अपनी बात कहनी पड़ती है। लुई फिशर क्या लिख रहे हैं, मैं इस भूमिका को पढ़कर सुनाती हूँ क्योंकि बहुत ही संक्षिप्त भूमिका है। दूसरे देशों की अक्सर यात्रा करते हुए मैं जितना अधिक इस दुनिया को देखता हूँ, उतना ही मेरा विश्वास गहरा होता जाता है कि अमेरिका, यूरोप, एशिया, जिसमें भारत भी शामिल है, तथा अन्य देशों का मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अवलंबन और साहसपूर्ण कार्यों की मिसालों के लिए गांधी जी की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। उनका जीवन मानवता की बहुत सी समस्याओं का हल उपस्थित करता है, बशर्ते कि हम केवल वही करें जो उन्होंने किया था। इतनी संक्षिप्त भूमिका बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इस संक्षिप्त भूमिका में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट कह रहा है दूसरे देशों की अक्सर यात्रा करते, क्योंकि वो बहुत यात्रा करते थे, और बहुत जितना अधिक इस दुनिया को देखता हूँ, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने 2 विश्व युद्ध को देखा है, विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों को देखा है। यूरोप में रहकर लुई फिशर ने विश्व युद्ध को कवर किया था, इसीलिए उनका कहना है उतना ही मेरा विश्वास गहरा होता जाता है कि अमेरिका, यूरोप, एशिया, अन्य देशों का मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अवलंबन, साहसपूर्ण कार्यों की मिसालों के लिए गांधी जी की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी बात है। लुई फिशर, इसीलिए मैंने कहा लुई फिशर ने केवल उन्हीं प्रसंगों को रखा इस जीवनी में जो मानवता के लिए आवश्यक है, जिससे हमारा मार्ग प्रदर्शन हो सकता है, कि हमें एक दिशा मिल सकती है। और ये जो उन्होंने 3 भाग किए हैं अपने पूरे जीवनी के,
उसे मुझे जो लगता है, मैंने जो उपलब्ध किया है, गांधी जी के 3 स्वरूप हैं। एक है मिस्टर मोहनचंद्र, एक है मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा है महात्मा गांधी, और तीसरा है बापू। तो पहला जो भाग है वहां पर मोहनदास करमचंद गांधी ये परिचय है। दूसरा भाग इस ग्रंथ का है किस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन रहे हैं। मोहनदास करमचंद गौन हो गए हैं, वो केवल गांधी है, लेकिन वो महात्मा गांधी है। और तीसरा भाग जो है, अब महात्मा गांधी, जब गांधी जी जब महात्मा है, महात्मा का हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, लेकिन हमें और महात्मा में एक गैप रहता है, एक दूरी रहती है, क्योंकि महात्मा की हम पूजा करते हैं, हृदय में रखते हैं, पूजा करते हैं। पर बापू, बापू के साथ हम एक हो जाते हैं। बापू हमारे सुख दुख के साथी बन जाते हैं। बापू से हम शिकायत कर सकते हैं, बापू से हम लड़ सकते हैं, बापू से हम झगड़ सकते हैं, बापू के साथ हम लिपट कर सो सकते हैं, आलिंगन कर सकते हैं। बापू के साथ हमारी कोई दूरी नहीं रहती है। तो तीसरा भाग है, अब महात्मा गांधी महात्मा से बापू कैसे बन गए। महात्मा गांधी से प्रश्न करते हैं, इसी पुस्तक में इसका उल्लेख है। एक यूरोपियन पत्रकार प्रश्न करते हैं, व्यंग करते हुए करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने अपने परिवार की बहुत अवहेलना की थी और ये बहुत चर्चा का विषय था। तो वो पूछते हैं, मिस्टर गांधी, अब आपके परिवार की क्या अवस्था है। तो गांधी जी उत्तर देते हैं, सारी दुनिया ही मेरा परिवार है, दुनिया के सारे लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार, ये जो व्यंग किया गया था कि आपका परिवार अब कैसा है, तो गांधी जी बता देते हैं कि मेरा परिवार केवल मेरे स्त्री पुत्र आदि नहीं है, सारी दुनिया मेरा परिवार है, क्योंकि तब तक गांधी जी बापू बन गए थे। तो गांधी जी के पुस्तक में गांधी जी के जीवन का विकास, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से गांधी कैसे महात्मा गांधी बने, और फिर महात्मा गांधी से गांधी कैसे बापू बने, इसलिए हम देखते हैं कि ये जीवनी एक अद्भुत जीवनी है। और मुझे लगता है, मेरे विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है, क्योंकि आज के इस सभा में बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी से मेरा आग्रह है कि आप अवश्य इस पुस्तक को पढ़ें। अगर आप इस पुस्तक को न पढ़े तो आप जीवन में एक बहुत अमूल्य वस्तु को आप खो देंगे। आपको जीवन में दिशा मिलेगी इस पुस्तक को पढ़ने से। अब जब, हाँ, मैं फिर से मृत्यु वाले प्रसंग में जाना। अच्छा स्नेहलता जी, मुझे बता सकती है कितना समय है, ये लेक्चर का अवधि कितनी है? स्नेहलता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे कितना समय दिया गया है? अच्छा, मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। मैम 45 मिनट्स। ओह, अच्छा अच्छा। अब एक प्रसंग है जहां पर मृत्यु का प्रसंग आ रहा है, वहां पर देवदास का उन्होंने उल्लेख किया है, लुई फिशर ने, कि देवदास पिता के शव को तैयार कर रहे हैं और उन्होंने छाती से वो सफेद जो चादर थी उसे हटा दिया। तो उनको एक कारतूस मिला, गोडसे ने 3 गोलियां चलाई थी, तो एक कारतूस मिला उन्हें। और वो अपने पिता का चेहरा देख रहे हैं और वो लिख रहे हैं, चेहरा इतना सौम्य था और शरीर को चारों ओर आवृत करने वाला देवी प्रकाश इतना कमनीय था कि शोक करना मानो उस पवित्रता को नष्ट करना था। मैंने कहा कि सीना उघड़ा रहने दिया जाए, बापू के सीने से सुंदर सीना किसी सिपाही का भी ना होगा। लुई फिशर इस बात को कोट करते हैं
और लुई फिशर जगह जगह पर बापू के सौंदर्य की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं 5 फुट 5 इंच वाला व्यक्ति, लंगोटी पहना पहना वाला व्यक्ति, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी सुंदर थी, उसकी आवाज इतनी सुंदर थी, उसके कदम इतने दृढ़ थे, और उसका हर काम इतना सोचा समझा कदम होता था कि लुई फिशर, जैसे मैंने पहले कहा, कई भ्रांतियों को दूर करते हैं। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, इसलिए लुई फिशर ने इस जीवनी में किन किन भ्रांतियों को दूर किया, उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहती हूँ। एक भ्रांति है उपवास को लेकर के, और गांधी जी जितनी बार उपवास करते थे वो 21 दिन का टारगेट करते थे, शायद इसलिए क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी 21 दिन का उपवास करके सिद्धि प्राप्त की थी। तो गांधी जी भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे कि कौन सी सिद्धि? विरोधों, जो विरोध हो रहे हैं, जो बाहर जो तरह तरह की अव्यवस्था है, उस पर वो विजय हासिल करना चाहते थे। तो एक सिद्धि, एक उपवास बहुत ही प्रसिद्ध है, जब अंबेडकर के साथ उनका विरोध हुआ। गांधी जी जिस कमीशन में कई तरह की बातें आ रही थी, संविधान जो जो होम रूल मिलेगा भारत को, उसमें मुसलमानों के क्या हक होंगे और हिंदुओं के क्या हक होंगे, और अंबेडकर जो हरिजन है, अछूत है, उनके अधिकारों की बात कर रहे थे, वो पृथक होना चाहते थे हिंदू समाज से। तो गांधी जी इसका समर्थन नहीं करते थे। तो अंबेडकर और गांधी जी में एक विरोध खड़ा हो गया, और ऐसा लगा कि अंबेडकर किसी भी तरह से जो बन रहा था, जो नियमावली, उसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तब गांधी जी, जब उनके शरीर की अवस्था बहुत खराब थी, तब गांधी जी 21 दिन का उपवास करते हैं और कहते हैं, क्योंकि अंबेडकर ने एक प्रश्न उठाया था कि अछूतों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, भारत के मंदिरों में उनका प्रवेश नहीं है। तब गांधी जी इस उपवास को इसीलिए करते हैं कि देश के सभी मंदिर के दरवाजे दलितों के लिए खोल दिए जाएं, हर जगह पर दलितों के साथ समवेत रूप से सह पंक्ति में बैठकर भोजन किया जाए, किसी तरह का भेदभाव न किया जाए। इस उद्देश्य को सामने रख कर गांधी जी उपवास करते हैं, और इस उपवास में उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जाती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर के सभी, नेहरू और भी जितने भी लोग थे, सब अनुरोध करते हैं गांधी जी को इस उपवास को वापस लेने के लिए, लेकिन गांधी जी कहते हैं जब तक ये विरोध खत्म नहीं होगा, जब तक इस तरह से दलितों को अलग करके रखा जाएगा, मैं उपवास नहीं तोड़ूंगा। तो इसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है। लुई फिशर ने विस्तार से इस रिएक्शन की, इस प्रतिक्रिया का चित्रण किया है, किस तरह से मंदिरों के दरवाजे खुल जाते हैं, यहाँ तक कि नेहरू जी की पत्नी भी अपने घर के दरवाजे खोल देती है, दलितों को अपने घर लाती है, उनके साथ वो भोजन करती है। अभिजात्य वर्ग के लोग सह भोजन की पंक्ति में बैठ जाते हैं, और किस तरह से हर जगह पर आंदोलन होता है और अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज उठती है। लुई फिशर कहते हैं गांधी जी के उपवास ने अस्पृश्यता को बिल्कुल खत्म कर दिया, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, भारत में अभी भी अस्पृश्यता है, लेकिन अस्पृश्यता के समर्थन को उन्होंने खत्म कर दिया। तो गांधी जी का जो उपवास होता था वो एक उद्देश्य को लेकर उपवास होता था, उस उद्देश्य को सामने रख करके ही उपवास करते थे। एक तरह की वो अपनी भी आध्यात्मिक शुद्धि करते थे और आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग भी करते थे। तो ये इस उपवास को लेकर जितनी तरह की भ्रांतियां हैं वो इस जीवनी से हमारी दूर हो जाती है। दूसरी और एक भ्रांति है उनके मौन दिवस को लेकर के। 1926 में पूरा 1 वर्ष गांधी जी ने मौन रहकर बिताया था, और इसी दौरान उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की थी। तो लोग कहते थे ये मौन जो है उनकी साधना का अंग है। लुई फिशर इसमें भी प्रवेश करते हैं और गांधी जी से खुलकर बातें करते हैं, और गांधी जी कहते हैं मुझे विश्राम की आवश्यकता है, इसीलिए मैं सप्ताह में 1 दिन मौन दिवस रखता हूँ।
वाकई उनको विश्राम की आवश्यकता होती थी। और 1 वर्ष तक अपने को विश्राम देने के लिए उन्होंने मौन वर्ष का पालन किया था। लेकिन जब वो मौन रहते थे तो वो सबसे ज्यादा लिखते थे। उसी दिन उनका उनका सृजन, साहित्यिक या लेखकीय सृजन होता था। इसी तरह से भारत के विभाजन को लेकर जो विभ्रांतियां हैं, उसे भी लुई फिशर ने दूर करने का प्रयत्न किया है। क्योंकि अभी समय नहीं है, उस पर मैं विस्तार से अभी बात नहीं कर सकती हूँ। हाँ, ये भी लुई फिशर ने कहा है कि अतिरिक्त हिंदुओं के प्रति उनका जो कठोर रवैया था, यह भी उनके मृत्यु का एक कारण बना था। विभाजन का जब मुद्दा आता है, तब जब 2 देशों का विभाजन हो जाता है, तब फिर से गांधी जी अनशन करते हैं। 21 दिन का अनशन करते हैं। उस समय भी उनका जीवन संकट में पड़ गया था, क्योंकि वो भारत में रहने वाले जो मुस्लिम थे, उनको उनका हक दिलाना चाहते थे कि उनकी जमीनें उनको लौटा दी जाए, उनका घर उन्हें लौटा दिया जाए। जिन लड़कियों को अगवा करके उठा कर लाया गया है, उन्हें उनके घर वापस भेजा जाए, जिसके लिए सिख और हिंदू तैयार नहीं थे। लेकिन गांधी जी जब अनशन करते हैं, तो गांधी जी के अनशन का प्रभाव पड़ता है और फिर जाकर शांति का माहौल बनता है। तो गांधी जी इस तरह से उपवास और अनशन करके समस्याओं का एक निदान सामने रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें गलत समझा गया था और माना गया था कि वो हिंदुओं के प्रति अत्यधिक कठोर है, जिसका प्रभाव गोडसे पर पड़ा था। तो ये भी कई तरह के विवाद हैं गांधी जी को लेकर के। उन विवादों का भी निराकरण इस उज्जीवनी से होता है। अब चूंकि समय हो गया और मैं विस्तार से दूसरे विषयों पर बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि अगर हम गांधी जी के जीवन के उन प्रसंगों की ओर ध्यान दें जहां पर गांधी जी ने जिसके आधार पर हम गांधी जी को किस रूप में देखें, क्या हम गांधी जी को एक राजनीतिक रूप के रूप में देखें? लुई फिशर कहते नहीं, पहले ही लुई फिशर ने उन्हें ईसा का उत्तराधिकारी बता दिया। और लुई फिशर ने कहा कि ईसा ने जो गिरी प्रवचन किया था, पर्वत से जो उपदेश दिया था, उस उपदेश को जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यान्वित, उसको व्यवहारिक रूप गांधी जी ने ही दिया। इसलिए गांधी जी का महत्व है। गांधी जी ने मानवता के लिए काम किया। वो धरती के बहुत निकट थे। विश्व युद्ध के दौरान भी हम गांधी जी की क्या भूमिका थी, और गांधी जी जो कुछ कर रहे थे, और विश्व युद्ध में जो नरसंहार हो रहा था, उस समय यूरोप के लोग गांधी जी के पास अनुरोध कर रहे थे कि हमें रास्ता दिखाइए, हम इस नरसंहार से उकता गए हैं, इस ध्वंस, इस विनाश से हमें एक रास्ता दिखाइए, हमें एक मुक्ति दीजिए। तो ये है लुई फिशर की राइटिंग, लाइफ राइटिंग ऑन गांधी जी। अब जहां पर अगर अनुवाद की मैं बात करूं, तो इसका अनुवाद किया है, एक मिनट, मेरा चंद्रगुप्त वार्ष्णेय ने। चंद्रगुप्त वार्ष्णेय जैसा, और इसका प्रकाशन हुआ था 1954 में। यानी चंद्रगुप्त वार्ष्णेय गांधी जी के समकालीन थे और लुई फिशर के भी समकालीन थे। लुई फिशर के संपर्क में भी वो आए थे। इतना सुंदर अनुवाद है कि आप अगर अनुवाद को पढ़ें तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक है। इतना सहज, इतना सुंदर, इतनी उच्च कोटि का अनुवाद चंद्रगुप्त जी ने किया है। तो जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं, अधिकतर हम शब्द अनुवाद की ओर चले जाते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त जी का ये जो अनुवाद है, वो भावानुवाद है। यहाँ पर उन्होंने पूरी, जैसा लगता है पूरी पुस्तक को अपने भीतर आत्मस्थ कर लिया। जब तक हम कृति को अपने भीतर उतार नहीं लेते हैं, तब तक अनुवाद सहज नहीं होता है, अनुवाद सुपाठ्य नहीं होता है, अनुवाद पाठक को प्रभावित नहीं करता है। तो ये एक बेमिसाल अनुवाद है। सेहलता जी, मेरा समय पूरा हो गया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मजूमदार जी। और यहाँ पर आपने जैसे कहा कि अनुवाद के बारे में मैं विद्यार्थियों की तरफ से पूछना चाहूंगी, आपसे जानना भी चाहूंगी कि जैसे कि हमारे सिलेबस में यूजी के सिलेबस में रखा गया है, अनुवाद रखा गया है, एक थ्योरी पेपर भी है और एक प्रैक्टिकल पेपर भी है। जब हम उनको पढ़ाते हैं, भावानुवाद, शब्दानुवाद, सारानुवाद पढ़ाते हैं, तो आपका मत क्या है इस अनुवाद के बारे में मैं जानना चाहूंगी। कि जैसे कि आपने कहा कि लुईस सीसर की ये जो गांधी की जीवनी है उसे चंद्रगुप्त वार्ष्णेय ने भावानुवाद किया है, तो सही रूप में भावानुवाद क्या सही होता है या शब्दानुवाद? मुझे लगता है कि शब्दानुवाद से वो भाव नहीं आ पाते हैं जो हम अनुवाद के जो ट्रांसलेशन के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या फिर जो पाठक जब पढ़ता है उसे अटपटा लगता है। तो भावानुवाद क्या सही है अनुवाद में? मेरा ये सवाल है। ये कृति पर निर्भर करता है, कृति किस तरह की है। बिल्कुल। अब कुछ कृतियां जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं यूजी और पीजी में, कुछ कृतियां हैं जिनका शब्दानुवाद ही करना पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। जैसे समझ लीजिए अगर आप भाषा विज्ञान की कोई पुस्तक अंग्रेजी में लिखी हुई है, उसका आप हिंदी में अनुवाद करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो उनको पारिभाषिक शब्दावली का ही अनुसरण करना पड़ेगा और हमें नए शब्दों को गढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में नहीं है। उसी तरह से जो सैद्धांतिक किताबें होती हैं, सैद्धांतिक किताबों में भावानुवाद करने से गड़बड़ी हो जाएगी, वहां पर हमें रूपांतरण करना होगा शब्दानुवाद के माध्यम से। लेकिन शब्दानुवाद में भी हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि वो निरस न हो जाए। जैसे मैं जरूर करूंगी निर्मला जैन जी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और हिंदी की वरिष्ठ आलोचक, केवल आलोचक नहीं, एकमात्र महिला आलोचक हैं वो हिंदी। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो निर्मला जैन जब पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का पर उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं, और मैं बहुत आश्चर्य में आ गई थी कि लॉन्जाइनस के पेरिप्सिस को उन्होंने अनुवाद किया है हिंदी में। तो ये जानकारी हमारे पास नहीं थी, आपसे ही जानकारी है अभी मिली है हमें। पेरिप्सिस जो ईसा के एक से पहली सदी की रचना है, माने 2000 साल पहले की रचना है। और काव्य में उदात्त तत्व पर वो उनकी महत्वपूर्ण कृति है ना। तो जब जिसका आविष्कार ही किया गया था 15वीं सदी में, यूरोप में उसको ढूंढ कर वो मिली वो किताब। और उस यूनानी किताब का अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। निर्मला जैन जी ने अंग्रेजी अनुवाद को भी सामने रखा और ग्रीक किताब को भी, और उसका हिंदी में जो अनुवाद उन्होंने किया है वो बेमिसाल अनुवाद है। उस किताब को पढ़ने से लगता ही नहीं है कि हम किसी यूनानी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। वहां पर देखिए उन्होंने शब्दानुवाद तो किया ही है, लेकिन वो शब्दानुवाद तक सीमित नहीं रही है, शब्दानुवाद को उन्होंने बहुत रोचक बना दिया है। क्योंकि जब हम पेरिप्सिस को पढ़ते हैं तो वहां पर लॉन्जाइनस बहुत सारे उदाहरण होमर के काव्य से देते हैं, है ना, और भी बहुत बड़े बड़े सोफोक्लिस के नाटक से दे रहे हैं, फिर इडिपस से बहुत सारे उदाहरण है, यूरिपिडिस के बहुत सारे उदाहरण है, प्लेटो के उसमें उदाहरण है, अरस्तु के उदाहरण है, तो साहित्यिक चीजें भी बहुत सारी है। तो निर्मला जैन जब साहित्यिक चीजों का अनुवाद कर रही है तब वो ओपन हो गई है, तब वो मुक्त होकर अनुवाद, और जब सिद्धांतों का अनुवाद कर रही है तब पारिभाषिक शब्दावली, अब दोनों में उन्होंने तालमेल बिठा दिया। तो ये है कृति पर निर्भरशील है, किस कृति का हम अनुवाद कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। हाँ, अब फकीर मोहन सेनापति के चेमन आठभुन के आपको कितने अनुवाद मिलते हैं बताइए? ढेर सारे अनुवाद मिलते हैं, लेकिन उसमें एनबीटी का अनुवाद सब बहुत ही सुंदर अनुवाद है, क्योंकि फकीर मोहन सेनापति के इस उपन्यास में बहुत सारे लोक गाथाओं का प्रयोग हुआ है।
संस्कृत के लोक गाथाओं का प्रयोग हुआ है ना, बहुत सारे। और वो अपनी बातें श्लोक के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से करते हैं, तो ये अनुवाद करना बहुत कठिन है। मैंने एक हिंदी अनुवाद देखा था और मैंने सिर पीट लिया था, क्योंकि उस हिंदी अनुवाद में मुझे लगा सबसे ज्यादा अगर नाइंसाफी हुई है तो इस उपन्यास की लोक गाथा और संस्कृत श्लोकों के साथ हुई है, और जिससे उस कृति का आनंद ही खत्म हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन एनबीटी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अभी मैं ट्रांसलेटर का नाम भूल गई हूँ, उसने उन्हीं लोक का कथा गाथाओं और उन्हीं श्लोकों का इंग्लिश में अनुवाद किया है, लेकिन वो भाव को इतने सुंदर ढंग से रखा है कि वो मूल भाव के साथ एक हो जा रहा है। अद्भुत अनुवाद है। फिर राधाकांत जी ने जो अनुवाद किया है वो उस अनुवाद की है ना, तो ये एक है कृति पर निर्भर है और अनुवादक पर भी निर्भर करता है। अनुवादक यदि बहुत सीमित ज्ञान को लेकर अनुवाद करने बैठे तो उस कृति को वो नष्ट कर देगा। हाँ। लेकिन आपने जैसे आपने ये बताया कि ये लुईस फिशर ने जैसे गांधी के जीवनी पर ये जीवनी लिखा है, लेकिन ये एक नए तरीके से लिखा है। जीवनी लिखने की प्रेरणा भी उनसे मिलती है कि ऐसे भी जीवनी लिखा जा सकता है। जैसे आपने कहा कि मृत्यु से ही जीवनी का आरंभ होता है और उसी घटना से, मृत्यु से ही इस जीवनी का अंत होता है। बहुत अच्छे तरह से आपने, मतलब इतनी चमत्कारिक ढंग से आपने ये प्रस्तुत किया। हाँ, बोलिए। देखिए, मृत्यु से जब आरंभ हुआ तब हमारी आंखें नम होती गई, लेकिन जैसे जैसे हम उपन्यास में जीवनी से जा रहे हैं और गांधी जी जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं, एक मन बन रहा है कि गांधी जी के साथ अब बुरा होने वाला है। बिल्कुल मृत्यु की घटना आ रही है, यानी गांधी जी को हटा देना भी तब लोगों को लग रहा है कि आदमी बड़ा खतरनाक है, जैसे ब्रिटिश हुकूमत को लग रहा है, उससे राजनीतिकों को भी लग रहा है, क्योंकि इतने सारे धमकियां मिली थी उनकी मृत्यु पर, तो क्यों नहीं पहले से व्यवस्था की गई। उन्हें भी लगा है कि इनका हट जाना अच्छा है, हट जाना अच्छा है, इसीलिए तो वो उन्होंने वो व्यवस्था जो है, व्यवस्था से आंख फेर लिया था। अगर आंख खुले रखते, एक व्यक्ति को उनके मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता, व्यवस्था भी जिम्मेदार थी। हाँ, व्यवस्था भी जिम्मेदार। विवाद चल रहा था, नेहरू और पटेल के विवाद को गांधी जी मिटाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। तो क्यों आंख मूंद ली, पटेल ने भी क्यों आंख मूंद ली, नेहरू जी ने भी आंख क्यों मूंद ली, जब मालूम है कि इनके जान को खतरा है। इसीलिए अंत भी मृत्यु से होता है इस जीवन में। बिल्कुल, इसमें सिर्फ गांधी जी नहीं, मानववाद का ही मृत्यु हुआ है। हाँ, तो फिर आपने जिस प्रकार से इसे प्रस्तुत किया है और इतने अच्छे तरीके स्नेहा मैडम स्नेहा मैडम शायद म्यूट हो गया। हाँ म्यूट हो गया वो। अच्छा, तो स्नेहा मैडम का शायद कुछ कनेक्शन इशू है। तो मैडम, आज आपसे हम लोग को ये सुनकर बहुत ही लाइक इट वाज आई ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। लाइक जैसे कि आपने, ये तो शायद हमारे बहुत हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे इस किताब से काफ़ी एक्वेंटेड हैं और हमने इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा हुआ है, बट जो ट्रांसलेशन के नुआंसेस आपने बताए और उसका जो पॉलिटिकल कनेक्शन एंड आपने जो अपना मत रखा है, इट इज़ प्रोबेबली लिटिल, मतलब और सबसे जरा हटके है कि हाँ, गांधी जी को आजकल जब हम लोग गांधी जी को पढ़ते हैं, उनको जो लेते हैं, उनका जो बहुत सारी उनकी जो आइडियोलॉजी को टोटली हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इन फ्रॉम मेनी एस्पेक्ट्स। उनको क्रिटिसिज्म तो नहीं कहूँगी, बट बहुत आलोचना हो रहे हैं उनके जितने आइडियोलॉजीज थे। तो आप उनको एक यू हैव गिवन देम
you have kind of refuted what they have said. You have kind of refuted what they have been talking about the ideologies of Gandhi. तो इसी तरह से कोई रिफ्यूट करेगा, कोई उसको, then that refutation again will be refuted. That is how एपिस्टेमोलॉजी का क्रिएशन होता है. एंड आपने आज जो कहा वो it's a groundbreaking idea about the epistemology that surrounds Gandhi. मैं सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं भी, स्नेहा मैडम आ गई है, मैं वो क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए बोल रही हूँ. तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए मैंने ही क्वेश्चन पूछा और तनुजा जी से बात कर रही थी. स्नेहलता जी, मैं इस प्रसंग में एक और एक बात कहना चाहती हूँ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. प्रतिभा राय जी को मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाया था लेक्चर देने के लिए. तो मैंने आपने अनुवाद की बात कही, तो प्रतिभा राय जी की उपन्यासों का तो अनुवाद हुआ है और बहुत लोकप्रिय अनुवाद हुआ है. लेकिन मैंने प्रतिभा राय जी की एक चीज को देखकर मैं मुग्ध हो गई थी. वो स्वयं अनुवादकों से मिलती हैं, क्योंकि उनका जो बांग्ला में अनुवाद कर रही है उनसे उन्होंने मिली और उस अनुवाद को सुना और कहाँ कोई मानी गलतियां हो रही है. वो तो बांग्ला भी बहुत अच्छा जानती हैं, तो वो गलतियों को भी उन्होंने बता दिया कि यहाँ गलतियां हो रही, यहाँ ये. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि रचनाकार अपने मेरा अनुवाद ठीक हो रहा है कि नहीं इस पर भी अगर ध्यान दे और सभी अनुमति ना दे, एकदम नहीं कि सब कोई मेरा अनुवाद करे. बिल्कुल अनुवादक को भी परखने की जरूरत है, कौन अनुवाद कर सकता है. बिल्कुल. तो प्रतिभा जी के किताबों का जो अनुवाद होता है बहुत सुंदर लगता ही नहीं, वो उड़िया की रचना है. तो ये तो अनुवाद के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, हम कहेंगे प्रतिभा राय जी के, इसीलिए वो इतने ऊपर हैं आज. और अनुवाद के क्षेत्र में कैसे हमें अनुवादों को कैसे ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे हमें लेखक से मिलकर, अगर लेखक जीवित हैं तो वो सही बात है, लेखक जीवित नहीं है तो भी तो उनके मतलब भावों को समझकर, उनके जो विचार है उसको समझकर करना, अनुवाद करना. जैसे मैंने किया था अनुवाद जो पंडित नीलकंठ दास, जो उड़ीसा विधानसभा के पहले स्पीकर थे, और वो देश को मतलब उड़ीसा प्रदेश को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्होंने बहुत संग्राम किया था. उड़िया भाषा को मान्यता दी थी और उसके जो व्याकरण है उसको सही किया था. तो वो तो जीवित नहीं रहे, लेकिन उनके जो आत्मजीवनी है उसका अनुवाद करते हुए मुझे कई ऐसे विचारों का सामना करना पड़ा, और उसके आधार पर उसे जहाँ तक मेरी मार्गदर्शन मेरे प्रोफेसर राधाकांत जी मिश्र जी ने किया था, और उसके आधार पर मैंने उसे प्रस्तुत किया है. तो आपने जैसे बताया कि अनुवादक को भी सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर लेखक जीवित है तो लेखक अगर अनुवादक से मिलता है तो फिर उसकी जो गलतियां हैं उसे पकड़ में आ जाती है. ये बहुत बड़ी बात है. और आपने तो प्रतिभा राय जी से मिली है और ये बात भी आपको पता चली है, ये बहुत बड़ी बात है. मैंने देखा उस समय वो 3 दिन यहाँ थी तो अपने अनुवादकों से वो मिलती थी, ये मैंने देखा. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे जैसे अनुवाद जैसे हम कोई जो राइटर अपने पर्सपेक्टिव से लिखता है, अगर मैं उस किताब को जस्ट पढ़ी, 10 बार भी पढ़ी, 20 बार भी पढ़ी, फिर मैंने सोचा इसको ट्रांसलेशन करना है, किया, मगर अगर मैं उस लेखक से मिल लेती हूँ तो मुझे उनके पर्सपेक्टिव पर ज्यादा इंसाइट मिलता है. बिल्कुल. ये बहुत अनुवादक बहुत फायदे में रहता है. मतलब क्या सोच रहे थे, क्या कर, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं वो तो एग्जैक्टली इज नॉट व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड ऑफ द ऑथर. वो कुछ सोच कर कुछ लिखी है और उसको हम लोग अपनी तरफ से इंटरप्रेट करते हैं, मिलते हैं तो वो एक कॉमन ग्राउंड बन जाता है. तो दिस इज वेरी नाइस वे. जैसे हम लोग इसको कहते हैं कि इंग्लिश की एक किताब है 100 Years of Solitude, उसको अगर पढ़े तो वो तो लगता ही नहीं है कि इंग्लिश में लिखा ही नहीं गया था कभी. बट देन मार्कस जो उनके जितने भी ट्रांसलेटर्स जो हम लोग पढ़े हुए हैं, they have made it a point to go and meet them.
meet Marcus, to know about him, to know about how he can create humors, वो अपना मैजिक रियलिज्म कैसे क्रिएट करते हैं, तो जो उनका टेक्निक ऑफ राइटिंग को समझने के लिए उस इंसान से मिलने पर भी बहुत फायदा रहता है। तो आई थिंक हम लोग को भी कोशिश करना चाहिए हमारे ट्रांसलेशन सेंटर में, जो हम लोग एस्पायरिंग ट्रांसलेटर्स का कुछ बुलाएं, और कुछ और जो जिन लेखक हैं उनका एक मीटिंग करवाएं, सो दैट वी कैन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे ये आइडिया वर्कशॉप आप कीजिए, वर्कशॉप आयोजित कीजिए, वर्कशॉप में हमको बुलाइए। हाँ, लेखक वर्कशॉप ने जो ट्रांसलेशन एक्सपर्ट है उनको नहीं, लेखक को बुलाते हैं और एस्पायरिंग ट्रांसलेटर्स को बुलाते हैं। ठीक है मैडम, ये हमको आइडिया आया, थैंक यू। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। आप प्रोफेसर मजूमदार जी, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया है और इतनी अच्छी तरह से इसे गांधी की कथा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसके लिए हम सेंटर के तरफ से, रमादेवी महिला विश्वविद्यालय के तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।